ओके, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सॉलिनॉइड्स। सॉलिनॉइड्स को हमने रखा हुआ है, हमारे पास दो सॉलिनॉइड्स है, एक है S1 और एक है S2। दोनों की लेंथ जो है इनकी कोएक्सियल लिए हमने, हमारे पास है S1 एंड S2 जो है B2 सॉलिनॉइड्स, जो हमने क्या रखे हैं, कोएक्सियल विद ईच अदर। कोएक्सियल विद ईच अदर, दोनों की एक्सिस जो है वो क्या है, सेम है। मान लो L जो है ये लेंथ ऑफ E सॉलिनॉइड, लेंथ ऑफ E सॉलिनॉइड, ओके। I मान लो या I1 मान लो या I मान लो, ये है करंट इन S1, करंट इन S1 सॉलिनॉइड। ऑलराइट, इसके साथ कुछ और टर्म्स हमें चाहिए, एक चाहिए N1 एंड चाहिए N2। ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली, ऑलराइट। तो ये टर्म्स हमें चाहिए। अब देखते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड पहले हम बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू S1, हम S1 में क्या करेंगे, करंट पास कराएंगे इसमें, ओके। तो S2 में जो है इंड्यूस हो जाएगा ये, ऑलराइट। कैसे, बाद में देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू S1 जो है वो किसके बराबर आएगा, B1 म्यू नॉट इंटू N इंटू L, छोटा N इंटू L, यहाँ बड़ा N इंटू L अपॉन, सॉरी N इंटू I अपॉन L। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N1, तो हम लिखेंगे इसको B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N1, ऑलराइट। अच्छा, तो मान लो और एक चीज यहाँ पे एज्यूम करते हैं हम, A मान लो ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिनॉइड्स, ऑफ सॉलिनॉइड्स सिंपली लिखेंगे, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो देयरफॉर फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से, फ्लक्स ड्यू टू किसकी वजह से, S1 इज इक्वल टू किसके बराबर, φ1 लिखेंगे, दैट इज B1 इंटू A एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप देखोगे इसका एरिया क्रॉस सेक्शन, ये ऐसे रिंग है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है ये वाला, ये एरिया क्रॉस सेक्शन का वेक्टर आएगा परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे बाहर जा रहा है ऐसे परपेंडिकुलर। तो इनके बीच में एंगल जो है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास φ1 का वैल्यू आ गया किसके बराबर, B1 इंटू, एंड ऑफ कोर्स जो थीटा जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, ऑलराइट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये φ1 का वैल्यू आ जाएगा, B1 का वैल्यू डालेंगे, इट इज म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I इंटू A अपॉन किसके बराबर, L। दैट इज फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ S1 जो है हमारे पास, उसकी वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब यही फ्लक्स देखो, यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, S1 प्रोड्यूस कर रहा है, मगर S2 को हमने इसकी ऊपर ही कोएक्सियल रखा है, तो ये उसके थ्रू भी पास हो रहा है। तो अगर हमारे पास N2 है नंबर ऑफ टर्न्स इन द S2, तो हम देखेंगे टोटल फ्लक्स थ्रू, टोटल फ्लक्स थ्रू S2 इज गिवन बाय, कैसे देंगे हम, इज गिवन बाय, उसको लिखेंगे φ2, दैट इज कि ये तो टोटल प्रोड्यूस कर रहा है कौन सी वाली, कौन सा वाला सॉलिड, S1। अब इतना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, एक टर्न में जाएगा इतना, तो अगर n टर्न्स है तो n टाइम्स इतना जाएगा, दैट इज n टाइम्स n2 टाइम्स φ1, दैट इज म्यू नॉट N1 N2 IA अपॉन किसके बराबर, L के बराबर। बट हमने ये कल डिफाइन कर लिया था कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो हमने डिफाइन कर लिया था, हमने उसमें आए बोला था कि म्यूचुअल इंडक्शन जो, जैसे अगर एक ही कॉइल में करंट पास हो रहा है तो उसको अपने करंट की वजह से कितना इंड्यूस होगा, उसको हमने बोला था सेल्फ इंडक्शन। और अगर एक कॉइल में अपने करंट की वजह से नहीं बल्कि दूसरे करंट की वजह से, दूसरे के करंट की वजह से इंड्यूस हो रहा है, तो उसको हमने बोला था म्यूचुअल। अब यहाँ पे जो ये सेकंड वाली कॉइल में जो EMF आ रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द करंट इन द प्राइमरी वन S1। तो एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल के में इंड्यूस हो रहा है EMF, तो इसका म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो एक M जो है ये मान लो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ S1 एंड S2, देन हमारे पास क्या होगा, φ2 जो है ये होगा M इंटू करंट कितना पास हो रहा है, दैट इज इक्वल टू I के बराबर, ऑलराइट। तो
बट मान लो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बट फ्रॉम फर्स्ट, सॉरी इट्स वन, बट फ्रॉम फर्स्ट, या सीधा करेंगे हम क्या, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट मी इक्वल्स mu naught n1 n2 a I upon L. This I and I goes because that is the current which induces the EMF. So coefficient of mutual induction for two coaxial solenoids will be n1 n2 a upon L. Of course, it depends upon the number of turns of S1, number of turns of S2. It depends inversely on the length of the conductor. Sorry, solenoid. It depends upon the area of cross section. All right. तो area of cross section बढ़ाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ाओगे तो कम वैल्यू हो जाएगा इसका। और बाय चांस अगर ये जो सॉलिनॉइड्स है अगर ये कोएक्सियल नहीं है, किसी और ओरिएंटेशन पे थे, तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं एक टर्म जिसको हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट जो है वो देता है हमें रिलेशन बिटवीन दिस mutual induction and solenoid induction. That is coupling constant K is denoted by m upon under root of L1 into L2. But ये जो m है ये क्या है, दो solenoids के लिए m है coefficient of mutual induction या mutual inductance coefficient, L1 जो है ये है self inductance of S1 and L2 जो है ये self inductance of S2। तो ये डिफाइन करता है कपलिंग कांस्टेंट, और यही कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू जो है ये लाई करता है किस किस के बीच में, K का वैल्यू लाई करता है किस किस के बीच में, 0 के बीच में। ऑलराइट, 0 कब होता है, 90 डिग्री ओरिएंटेशन पे, 1 होता है कोएक्सियल के लिए। कैसे देखेंगे हम तो मान लो आपके पास दो कॉइल्स है, मैंने आपको कल भी बताया था कि डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है ये म्यूचुअल इंडक्शन। तो एक कॉइल मैंने रखी है ऐसे, जो ये ऊपर वाला केस ये बना रहा हूं मैं दोबारा, इसमें मैं करंट दे रहा हूं यहां से आई, तो इसी के ऊपर मैंने एक और कॉइल रखी कोएक्सियल। तो अगर ये 1000 फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो 1000 का 1000 इस दूसरे वाले के ऊपर भी जा रहा है। ओके, इट्स लाइक दिस, आपने एक कॉइल रखी है, इसके ऊपर और एक कॉइल रखी है, जो इसके थ्रू जा रहा है फ्लक्स, वो तो इसके थ्रू भी ऑब्वियसली जा रहा है। सेम द केस दिस, इन दिस केस कोएक्सियल वाले केस के लिए क्या होगा, कोएक्सियल सोलेनॉइड्स के लिए कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है। कपलिंग कांस्टेंट 1 होगा, व्हिच इंप्लाइज m का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ L1 L2 के बराबर। सिंपल। अगर परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन होगी, परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन मतलब एक सोलेनॉइड ऐसा है, दूसरा सोलेनॉइड जो है वो कैसा है, वो ऐसा है। इस केस में देखो, अगर इसमें आपने करंट दिया है I, कितना दिया है, तो फ्लक्स ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे। देयर इज नो सिंगल केस कि ये फ्लक्स लाइन इसके थ्रू जाएगी। तो इन दिस केस कपलिंग कांस्टेंट 0 होगा, व्हिच इंप्लाइज म्यूचुअल इंडक्शन भी क्या होगी, 0 के बराबर। अदर केसेस के लिए अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर किसके लिए, टू सोलेनॉइड्स के लिए, एंड दैट इज कपलिंग कांस्टेंट। और ये कपलिंग कांस्टेंट का क्या कनेक्शन है इनके साथ। ऑलराइट, इसके साथ हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो हम इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जो EMI और AC जो चैप्टर का नाम है, ये AC वाला पोर्शन जो है स्टार्ट करेंगे हम, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पहले कौन कौन सी टर्म है वो देखेंगे हम। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ AC। डेफिनेशन ऑफ AC से पहले आपको थोड़ा सा लास्ट ईयर का थोड़ा सा रिवाइव, ये साइन फंक्शन। अगर आप देखोगे साइन फंक्शन जो है, साइन ऑफ एक्स लिखेंगे, कोई फंक्शन है आपके पास, हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, साइन ऑफ एक्स है, साइन ऑफ एक्स को यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, दो फंक्शन है आपके पास। इनका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, अगर आप देखोगे ये है हमारे पास x और ये है हमारे पास f ऑफ x, दैट साइन ऑफ x। इनका ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे, आपको याद होगा कि एक वेवी कर्व बन जाती है, ठीक है, वेवी ग्राफ बन जाती है कि 0 पे 0 होता है, 90 पे मैक्सिमम, फिर 180 पे 0, फिर 270 पे मिनिमम एंड सो ऑन। तो हम जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको पता है ये बन जाता है ऐसा, राइट।
ठीक है। इसमें जो ऊपर वाले वैल्यूज होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, ये वैल्यू जो है ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ऑलराइट, मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे होता है, 90 पे, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे आता है 90 डिग्री एंगल पे। जीरो, एनी मल्टीपल ऑफ पाई जो है उनके ऊपर ये जीरो आता है, 0, 180, 360 एंड सो ऑन। और ऑड मल्टीपल्स ऑफ 1/3 मतलब ऑल्टरनेट मल्टीपल और ऑल्टरनेट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे ये क्या आता है, नेगेटिव बन जाता है। मतलब एक बार π/2 पे पॉजिटिव आएगा, 2 नहीं 3 बार π/2 पे माइनस आएगा, 4 नहीं 5 बार पे प्लस आएगा, ऐसे सो ऑन। ऑलराइट, इसी तरह अगर हम देखेंगे कोसाइन की फंक्शन, कोसाइन फंक्शन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, कोसाइन फंक्शन, उसका ग्राफ अगर आप देखोगे इसका जो है ऐसे बन जाता है, जहां पे वो 0 था वहां पे ये मैक्सिमम होता है, 0 पे ये 1 होता है, 0 डिग्री 0 रेडियन पे। जहां जहां 90 होगा, कौन सा वाला 90 होगा, नॉट द इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ 90, जब भी देखोगे आप ये क्या होगा, ये 0 पे होगा, 0 पे 1 आएगा, 180 पे -1 आएगा, 180 डिग्री पे। ऑड मल्टीपल पे ये आता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे आता है ये क्या, 0। ये कोसाइन फंक्शन है, ये साइन फंक्शन, इनका क्या लेना देना है इसके साथ। ओके, वो ये है कि हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की। ऑल्टरनेटिंग करंट में अब अगर हम देखेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेट हो रहा है, ऑल्टरनेट मतलब इसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज हो रही है। एक ऐसा करंट है जिसकी पोलैरिटी फिक्स नहीं होगी बल्कि चेंज हो जाएगी, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, अगर आप आगे पढ़ाएंगे आपको जनरेटर्स के बारे में, वहां पे हम पढ़ेंगे, मैंने आपको एक इक्वेशन पढ़ाई थी, मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इनसाइड एनी कॉइल, इनसाइड एनी सर्किट। तो हमने वहां पे पढ़ लिया था कि फाई जो है दैट इज बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। एरिया कांस्टेंट रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखेंगे। अभी वेरिएबल अगर ये थीटा है कि थीटा जो है ये चेंज हो रहा है विद टाइम, ओमेगा टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हमारे पास ये फाई भी बनेगा बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। ऑलराइट, अब आपको पता है ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी के बराबर। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करेंगे, इट इज बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा। अब आपको पता है ये बी ए जो है ये कांस्टेंट है, इनको हम बाहर निकालेंगे तो ईएमएफ जो है ये बन जाएगा किसके बराबर, माइनस बी ए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी। इजी, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी आपको पता है किसके बराबर है, दैट इज माइनस ऑफ साइन थीटा। तो माइनस माइनस जो है ये प्लस बन जाएगा, तो हमारे पास ईएमएफ का वैल्यू आ गया बी इंटू ए कॉस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी, ओमेगा की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये माइनस जो है इसके डिफरेंशियल के माइनस से कैंसिल आउट हो गई। अभी ये ईएमएफ आ गया ऐसे, ईएमएफ अगर आप देखोगे कांस्टेंट टर्म्स इनको हटा दो, ईएमएफ इज अ साइन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वोल्टेज टाइम के साथ साइनोसाइडली वेरी कर रही है तो मान लो रेजिस्टेंस जो है वो है किसके बराबर, आर के बराबर। यूजिंग ओम्स लॉ आई आएगा किसके बराबर, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो ये बनेगा ओमेगा बी ए अपॉन आर इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ यू कैन सी द करंट इज अ साइनोसाइडल फंक्शन। तो अगर करंट एक साइनोसाइडल फंक्शन है तो इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, साइनोसाइडल ग्राफ बनेगा। अब साइनोसाइडल में पोलैरिटी चेंज हो रही है, मतलब इस करंट में भी पोलैरिटी चेंज होगी, और करंट में अगर पोलैरिटी चेंज हो रही है हम इसका नाम रखते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका वैल्यू भी फिक्स नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट वैल्यूज ही अटेन करता है। ओके, तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है आप ये यहां से स्टार्ट कर सकते हो इसकी डेफिनेशन, दैट करंट whose value changes continuously and डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन alternates periodically, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में थोड़ा सा पढ़ाया था आपको कि ये जो कितने टाइम के बाद ये वापस अपनी पोजीशन पे आता है। लाइक अगर आप साइन देखोगे 0 से स्टार्ट किया, फिर मैक्सिमम 0 मिनिमम 0, अब फिर से यही होगा 0 मैक्सिमम 0 मिनिमम 0 मैक्सिमम। तो ये एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं हम क्या, टाइम पीरियड। तो पीरियोडिकली अगर 2 सेकंड लग रहे हैं तो 2 सेकंड के बाद वापस वैसा ही साइकिल स्टार्ट होगा।
तो ये 2 सेकंड के बाद ही अपनी साइन चेंज करेगी। अगर हम देखें, हाँ अब बोलोगे आप 2 सेकंड में नहीं 1 सेकंड में साइन चेंज होगी, साइकिल 2 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। इसमें क्या लगेगा, इसको ऊपर नीचे 1 सेकंड, नीचे से ऊपर 1 सेकंड, ऊपर नीचे 1 सेकंड, नीचे से ऊपर 1 सेकंड। तो एट अ फिक्स टाइम ये अपनी साइन चेंज कर रहा है। तो पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन जो है ऑल्टरनेट कर रहा है। डायरेक्शन मतलब यहाँ पे इसके साथ लिख सकते हो क्या, पोलैरिटी भी। पोलैरिटी जो है ये चेंज करता है और पीरियोडिकली, तो हम बोलते हैं इसको क्या, ये ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑलराइट, तो ये इसकी ऑल्टरनेटिंग करंट आप प्रूव कैसे करोगे, इट्स ऑल्टरनेटिंग करंट। सो यू टेक दिस इक्वेशन, इफ द ओरिएंटेशन इज चेंजिंग विद टाइम वी कैन प्लॉट दिस ग्राफ। क्या कहते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ। आर मान लो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जिसमें ये ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, तो ओम्स लॉ यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं करंट का वैल्यू किसके बराबर आ गया, ओमेगा बी ए अपॉन आर इन साइन ऑफ थीटा। सो वी कैन क्लियरली सी दैट दिस इज अ फंक्शन किसका, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज फंक्शन ऑफ, ये है एक साइन थीटा फंक्शन। और साइनोसॉइडल ग्राफ आपको पता है कैसा होता है, ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। ऑलराइट, तो अगर वो पोलैरिटी चेंज कर रही है तो ये भी पोलैरिटी चेंज कर रही है। ऑलराइट, सो इट बिहेव्स लाइक अ साइनोसॉइडल ग्राफ। ओके, अब इसमें 2-3 टर्म्स होती है जो आपने लास्ट ईयर ऑसिलेशन वेव्स में पढ़े हैं। एक तो मैंने बोला टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, दैट्स कॉल्ड एज टाइम पीरियड। यहां से साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, एक पॉजिटिव, मैक्सिमम 0, मिनिमम 0, फिर मैक्सिमम 0, मिनिमम 0, 2 साइकिल। यहां से यहाँ एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। ऑलराइट, तो ये जो एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ कंप्लीट कर लिया, इसको हम बोलते हैं वन साइकिल। ओके, तो क्या इंडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ओके, अब ये कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करेगा इन 1 सेकेंड, उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम नोट करते हैं किससे, न्यू से। ऑलराइट, so frequency is the number of cycles in 1 second, time period is the time taken to complete one cycle is 1 positive half and 1 negative half। ऑलराइट, तो ये आपने पढ़ा है लास्ट ईयर, इसी में इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। तो दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन। और इसी तरह ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अगर आपने डिफाइन करना है, दैट ईएमएफ whose value change continuously direction alternates periodically। ऑलराइट, तो बात सेम है, बस खाली करंट के बदले में आएगा ईएमएफ। ओके, ये जो करंट है हमारे पास, इस करंट में क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है और इसका जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होता है बीच बीच में, मगर इसके कुछ टर्म जो है वो क्या रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट। राइट, तो मतलब अगर हम देखेंगे इसका मीन वैल्यू निकालेंगे एसी का, तो रिमेंबर दिस थिंग, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, अभी मैंने इक्वेशन आपको लिख के दी थी यहाँ पे, दैट इज करंट जो है, सॉरी पहले ईएमएफ लिखेंगे। ईएमएफ हमने निकाला था वो किसके बराबर आ गया था, ओमेगा बी ए इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आ गया था हमारे पास, अभी कहां से आया था, इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं। हमने इक्वेशन स्टार्ट करी थी यहाँ पे कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा, राइट। तो अब कोई ये सोचेगा कि ओमेगा टी हमें ये क्यों चेंज नहीं करे, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे ये एसी बनता है ऑल्टरनेटर्स से, जिनको आप बोलते हो जनरेटर्स। अब जनरेटर में क्या होता है, उसके अंदर जो कॉइल होती है वो कॉइल होती है फिक्स, उसका जो एरिया है वो एरिया गिवन, इसके साथ इसमें मैग्नेट्स होते हैं, तो ये मैग्नेट्स जो है ये भी फिक्स होते हैं, इनका पोलर, इनका वैल्यू जो है ये फिक्स होता है, मतलब ये दोनों हम चेंज नहीं कर सकते। फिर चेंज क्या करते हैं, अगर आप सुनोगे ये हाई डायरेक्टिव पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं इनके ऊपर टर्बाइन्स लगे होते हैं शाफ्ट ऑफ दिस कॉइल के ऊपर, आर्मेचर के ऊपर। उससे क्या होता है, जब ये रोटेट कर रहा है, एक्चुअली ये एरिया जो है इस कॉइल का वो रोटेट कर रहा है, तो एरिया का रोटेट कर रहा है मतलब क्या, ना तो एरिया चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बल्कि एक ही चीज चेंज हो रहा है कि जो है एंगल क्या है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का वो चेंज हो रहा है। तो दैट इज व्हाई वी यूज दिस इक्वेशन एंड दैट इज व्हाई बिकॉज़ दिस इज द सोर्स ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग करंट। कौन से ऑल्टरनेटिंग, कौन से सोर्स है, जो हमारे पास है जनरेटर्स, या जिनको हम एक्चुअल में बोलते हैं ऑल्टरनेटर्स व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑलराइट, तो यहां से हमने स्टार्ट कर लिया था। देन जो हमारे पास क्या आ गया था, ईएमएफ जो है
वो किसके बराबर आ गया था, माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, ये मैंने अभी करा आपको, दैट केम आउट टू बी ओमेगा बी ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट वाज द ईएमएफ। और इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखोगे, व्हेन साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे, तो ई जो है ये बनेगा ओमेगा बी ए, इसको हम डिनोट करते हैं ई नॉट से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ये ईएमएफ जो है ये होता है ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा, दैट इज ईएमएफ। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लिख सकते हो आप इसको, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। नाउ अगर R जो है ये है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ओके, तो यूजिंग ओम्स लॉ हमारे पास इक्वेशन है क्या, यूजिंग ओम्स लॉ करंट जो है ये होता है ईएमएफ फॉर रेजिस्टेंस, ऑलराइट, सिंपल इक्वेशन है। तो यहां से आप ऐड कर सकते हो कि करंट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे भी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो बचेगा ई नॉट अपॉन आर, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, बट ई नॉट अपॉन आर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज को डिवाइड करोगे रेजिस्टेंस से तो बन जाता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, बोलते हैं इसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, या इसको हम एक टेक्निकल टर्म यहाँ पे यूज करते हैं पीक वैल्यू, यहाँ पे भी इसको हम यूज करते हैं क्या, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो हम लिख सकते हैं कि आई जो है इट्स आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा, सो नाउ वी नो दैट ऑल्टरनेटिंग करंट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। तो इसके बाद ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है इसका जो है मीन वैल्यू निकालना पड़ता है। मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे हम देखते हैं कि इसका पूरा साइकिल, पूरे साइकिल के लिए कितना इसका मीन वैल्यू है, पूरे साइकिल के लिए इसका कितना मीन वैल्यू है, और हाफ साइकिल के लिए